हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं सुमन यादव अपने यूट्यूब चैनल सुमन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज अपना टॉपिक है समास। और समास पर पहुंचने से पहले मैं शब्दों का समर्पण लेती हुई माँ सरस्वती को वंदन करती हूँ। तो अब हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। समास। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त, फिर है समास शब्द का विलोम। कई बार ये पेपर में पूछ लिया जाता है कि समास का विलोम क्या होता है। व्यास। तो हमने दो चीज समझी। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्त और समास का विलोम है व्यास। फिर है समास शब्द की उत्पत्ति या रचना कैसे हुई। तो समास शब्द की उत्पत्ति सम उपसर्ग और आस शब्द से मिलकर हुई है। सम का अर्थ है पास और आस का अर्थ है लाना या बैठाना। शब्दों को पास पास बैठाने की क्रिया समास कहलाती है। जैसे ग्रामगत। तो ये क्या है ग्रामगत, ये क्या है समास है। ये हमने शब्दों को पास पास बिठा दिया और जब इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा। ग्राम को गत। तो ये बीच में आया है, ये क्या है, ये विभक्ति चिन्ह है और इसको हमने हटा दिया और ग्रामगत ये लिखा हमने। तो ये क्या है, समास है। शब्दों को पास पास बैठाने की क्रिया, उनके बीच में कोई विभक्ति चिन्ह लगा है तो उसको हटा दिया और हमने एक कर दिया, तो वो क्या है, समास है। अब हम समास की परिभाषा देखते हैं। समास की परिभाषा संक्षिप्तीकरण। समास की परिभाषा संक्षिप्तीकरण यानी कि छोटा रूप। जैसे पवन से चलने वाली चक्की। हम इसका छोटा रूप बनाकर क्या लिखेंगे, पवन चक्की। ये क्या है, समास, समासिक पद समास बन गया। और पवन से चलने वाली चक्की क्या है, समास विग्रह, मालूम समास का बड़ा रूप। और पवन चक्की समास का छोटा रूप, इसको हम समासिक पद भी बोल देते हैं, संक्षिप्तीकरण भी बोल देते हैं। दूसरा उदाहरण से और समझते हैं। वन में रहने वाला मानुष, इसका समासिक पद क्या बनेगा, कि समास क्या बनेगा, वन मानुष। फिर दूसरी परिभाषा है कारक विभक्ति चिन्हों का लोप। कारक विभक्ति चिन्हों का लोप।
जैसे वन में वास, समास क्या बनेगा इसका? वनवास। इसमें विभक्ति चिन्ह क्या है? में है। तत्पुरुष समास का उदाहरण है ये। तत्पुरुष समास में 6 कारक प्रयोग किए जाते हैं। तो ये अधिकरण का है। जब हम तत्पुरुष समास पढ़ेंगे तो इसको पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। वन में वास, में जो है ये विभक्ति चिन्ह है, इसको हमने हटा दिया और हटाकर हमने समासिक पद और समास क्या बनाया है? वनवास। एक उदाहरण और देखो, कवियों में श्रेष्ठ, तो मैं आपको क्या बता रही हूं कि कारक विभक्ति चिन्हों का लोप करना है, उनको हटाना है। तो कवियों में श्रेष्ठ, तो यहाँ पर ये में जो आया है ये क्या है? विभक्ति चिन्ह है। और हमने इसको हटाकर समासिक पद क्या बनाया? कवि श्रेष्ठ। अब हिंदी में समास के भेद 6 हैं, लेकिन पदों की प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद माने जाते हैं। मुख्यतः समास के 6 भेद हैं। समास के भेद 6 हैं। पहला है अव्ययभाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व समास, और छठा समास है अपना बहुव्रीहि समास। दोबारा देखो, समास के हिंदी में 6 भेद माने जाते हैं। पहला है अव्ययभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठा है बहुव्रीहि समास। फिर मैंने आपको बताया कि पदों की प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद होते हैं। तो वो पदों की प्रधानता के आधार पर कैसे, वो और देखो। पहला है अव्ययभाव समास। समास में पूर्व पद और पर पद या फिर उत्तर पद ये प्रधानता मानी जाती है। पूर्व पद या पर पद, इसको उत्तर पद भी बोल देते हैं कि बाद में जो आएगा वो प्रथम पद या द्वितीय पद भी बोल देते हैं। तो अव्ययभाव समास में इसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है। कैसे? जैसे यथामति, यथामति, तो मति क्या है? इसमें परपद है और यथा क्या है? पूर्व पद है। तो जैसी मति है उसी के अनुसार, जैसी मति, मान लो जैसी, तो यथा को हमने क्या बनाया?
जैसी मति है। तो ये प्रथम पद क्या हो गया, प्रधान हो गया। जैसे यथाशक्ति, जैसी शक्ति। तो इसमें प्रधान कौन है, प्रथम पद है। और अव्ययभाव समास में प्रथम पद की प्रधानता है। दूसरा पद समास क्या है हमारा, तत्पुरुष समास। इसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है या पर पद की प्रधानता होती है। जैसे ऋषि कन्या स्नान कर रही है। तो ऋषि कन्या स्नान कर रही है, किसके बारे में आया है, कन्या स्नान कर रही है। कन्या क्या है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है। तो यहाँ पे जो क्रिया आई है वो कन्या के अनुसार आई है, न कि ऋषि के अनुसार। तो इसमें प्रधानता किसकी होगी, उत्तर पद की होगी, पर पद की होगी। तो तत्पुरुष समास की पहचान क्या है कि इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। तीसरा समास है अपना पद के अनुसार। द्वंद्व समास। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे दोनों पद, मान लो इसमें पूर्व पद भी प्रधान होगा और उत्तर पद भी प्रधान होगा। जैसे माता पिता, तो माता की अपनी एक अलग भूमिका होती है घर में और पिता की अलग भूमिका होती है। माता के बिना भी काम नहीं चलता और पिता के बिना भी काम नहीं चलता। दोनों का अपना अलग अलग अस्तित्व है। तो इसमें क्या है, दोनों पद प्रधान हैं। तो विग्रह कैसे करेंगे हम, माता और पिता। एक उदाहरण से और समझो, राधा कृष्ण, राधा का अपना अलग अस्तित्व है, कृष्ण जी का अपना अलग अस्तित्व है। तो क्या आएगा, राधा और कृष्ण। फिर चौथा भेद है पद की प्रधानता के आधार पर बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास की एक पहचान है, इसमें न तो प्रथम पद प्रधान होता है न ही उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें किसी अन्य पद की ही प्रधानता होती है। जैसे चंदर चूड़, चंदर, चंदर है, चूड़, चूड़ क्या होता है, सिर, सिर पर जिसके, किनके सर पे है, शिव। एक उदाहरण से और समझो, लंबोदर,
लंबा उदर है जिसका, जिसका श्री गणेश जी। अब हम अव्ययभाव समास के बारे में पढ़ेंगे। अव्ययभाव समास की विशेषताएं। सबसे पहले हम इस समास की क्या क्या विशेषताएं हैं वो देखते हैं, फिर इसके उदाहरणों से समझेंगे। इस समास का पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व पद मैंने बोला था कि ये इसमें प्रथम पद की प्रधानता होती है, इसका पूर्व पद ही प्रधान होता है। जैसे यथा कर्म, जैसा कर्म है। कर्म किसके अनुसार आया? यथा के अनुसार, जैसा कर्म है। फिर इस समास का पूर्व पद कोई उपसर्ग होता है। दूसरी पहचान क्या है कि इस समास का पूर्व पद आपको कोई उपसर्ग मिलेगा, बे खटके, बिना खटके। बे क्या है? उपसर्ग है। जैसे एक दो और उदाहरण बताती हूं। प्रत्यक्ष, आपके सामने प्रत्यक्ष आ गया तो इसमें ये संधि कौन सी है? यण संधि है। और उपसर्ग इसमें कौन सा है? प्रति उपसर्ग है। तो प्रति अक्ष, अक्षी के सामने। फिर है इस समास का पूर्व पद कोई अविकारी होता है। अविकारी या अव्यय क्या होते हैं? जो अपना रूप नहीं बदलते, वो अविकारी या अव्यय कहलाते हैं। और विकारी क्या होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये विकारी होते हैं, ये अपना रूप बदलते रहते हैं। लेकिन अविकारी या इनको अव्यय भी बोल देते हैं, ये अपना रूप नहीं बदलते। जैसे यथा कर्म, जैसा कर्म है, मान लो उसने यथा ने अपना इसको चेंज नहीं करने दिया तो ये अविकारी के अंदर ही आता है। चौथा है अपना, इस समास में पदों की पुनरावृत्ति होती है। तो इसमें पदों की पुनरावृत्ति आपको मिलेगी। जैसे लूटम, लूट, लूट के बाद लूट, लूट आ गया, फिर लूट आ गया, तो इसमें क्या हो गया? ये पदों की पुनरावृत्ति होगी। और इसमें या प्रत्यय के रूप में अनुस्वार, पूर्वक या उपरांत जुड़े रहते हैं। अवसरानुसार, अवसर के अनुसार। अब हम इसको कुछ उदाहरण लेकर और समझते हैं। यथा शीघ्र, जितना शीघ्र हो। तो हमारी पहली विशेषता क्या थी अव्ययभाव समास में? कि इसका प्रथम पद प्रधान होता है। तीसरी विशेषता मैंने आपको क्या बताई थी कि इसका प्रथम पद कोई अविकारी होता है। तो यथा शीघ्र, जितना शीघ्र हो। यथा का अर्थ हमने क्या लिया? जितना, और शीघ्र वैसा का वैसा। तो ये शीघ्र जो है ये चेंज नहीं हुआ, इसके अकॉर्डिंग है कि अब अविकारी या अव्यय जो होते हैं वो चेंज नहीं करते और वो किस में आते हैं? अव्ययभाव समास में। दूसरा उदाहरण है हमारा यथोचित, जैसा उचित है। यथा हमने किसके अकॉर्डिंग लिया? यथा के अनुसार, जैसा उचित है। उचित चेंज नहीं हुआ, ये इसका लिंग परिवर्तन नहीं हुआ, तो ये किस में है? अव्ययभाव समास है। और दूसरी इसकी विशेषता मैंने क्या बताई थी कि प्रथम पद कोई अविकारी है। फिर तीसरा उदाहरण हमारा है निरोग। और मैंने एक विशेषता और बताई थी कि इसका प्रथम पद कोई उपसर्ग होगा। तो निरोग, निरोग में कौन सा उपसर्ग आ रहा है ये ध्यान आपको निकालना है। पहले उपसर्ग निकालना है, ऐसे आपको नहीं पता चल रहा, लेकिन इसमें उपसर्ग क्या निकलेगा? निर, धन, रोग। निर का अर्थ क्या होता है? बिना या निषेध। निरोग, रोग रहित कि रोग के बिना। इसका अर्थ ये निकला है निरोग, रोग रहित, रोग के बिना। निर का अर्थ क्या होता है? बिना या निषेध। फिर चौथा हमारा उदाहरण है नीरव। नीरव में कौन सा उपसर्ग है? निर उपसर्ग है। और ये अव्ययभाव समास की पहचान है कि अव्ययभाव समास में प्रथम पद कोई उपसर्ग होगा। तो नीरव में कौन सा है? निर, धन, रव। रव क्या होती है? ध्वनि।
तो रव रहित की ध्वनि के बिना। अब हम आगे कुछ और उदाहरण से समझते हैं। कानो कान। मैंने ये अव्ययभाव समास की चौथी पहचान बताई थी आपको कि शब्दों की पुनरावृत्ति होती है। तो कानो कान, कानो कान, ये क्या होगी? शब्दों की पुनरावृत्ति है। तो कान ही कान में, जैसे कोई हमारे स्थानीय भाषा में कोई बात होती है कि बात कानो कान ही फैल गई, कान ही कान में। मान लो एक ने बोला, दूसरे ने बोला, कान ही कान में बात फैल गई। दूसरा उदाहरण है हाथों हाथ। ये भी क्या है? अव्ययभाव समास की मैंने चौथी विशेषता बताई थी कि शब्दों की पुनरावृत्ति होती है। तो हाथों हाथ, इसका विग्रह कैसे करोगे आप? हाथ ही हाथ में, हाथ ही हाथ में मेरा काम हो गया। जैसे कोई हम काम करवाने जाते हैं, कहीं पे भी कोई सरकारी जगह हम जाते हैं तो हम ऐसे बोल देते हैं कि हमारा तो काम हाथ ही हाथ में हो गया। मरणोपरांत, ये भी मैंने अव्ययभाव समास की चौथी पहचान आपको बताई थी कि अनुस्वार, उपरांत और पूर्वक ये प्रत्यय जुड़े रहते हैं। मरणोपरांत, मरने के उपरांत, मान लो मरने के बाद। फिर पर्यतन पूर्वक, मैंने ये भी बताया था कि अनुस्वार, पूर्वक और उपरांत प्रत्यय के रूप में ये पहचान है अव्ययभाव समास की। तो पर्यतन पूर्वक, पर्यतन के साथ, पर्यतन के साथ हमने ये काम किया। तो ये इसका समास विग्रह है। अब हम पिछली परीक्षाओं में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको और समझते हैं, जो अव्ययभाव समास के संबंधित क्वेश्चन हैं। प्रतिदिन में कौन सा समास है? प्रतिदिन, देखो क्या है ये? प्रति, और ये क्या है? उपसर्ग। और उपसर्ग किस समास में आता है? अव्ययभाव समास में आता है। और ये पेपर में आया हुआ है रेलवे परीक्षा 2004 या 6 में। दूसरा क्वेश्चन हमारा, किस समास से बने शब्द का रूप लिंग या वचन के कारण परिवर्तन नहीं होता? तो अव्ययभाव समास में मैंने आपको पहचान बताई थी कि अविकारी या अव्यय आते हैं तो उनका रूप परिवर्तन नहीं होता। तो इसमें भी कौन सा समास है? अव्ययभाव समास। और ये क्वेश्चन कब आया हुआ है? रेलवे परीक्षा 2006 में। फिर तीसरा क्वेश्चन हमारा, सपरिवार में कौन सा समास है? स, देखो क्या है? सपरिवार, इसका विच्छेद तो क्या होगा? परिवार सहित, मान लो परिवार के साथ। और स क्या है? उपसर्ग है। उपसर्ग है तो ये कौन सा समास है? अव्ययभाव समास है। ये पीओ परीक्षा 2010 और 14 में आया हुआ है। फिर चौथा क्वेश्चन हमारा है, जिस सामासिक पद में प्रथम पद अव्यय होता है। मैंने आपको पहचान बताई थी कि प्रथम पद अव्यय होता है किस समास में? अव्ययभाव समास में। तो ये सेकंड ग्रेड 2011 में आया हुआ है आरपीएससी में। अगले वीडियो में हम तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ेंगे। जय हिंद, नमस्ते।